दोस्तों ये बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज उस ज़माने का अपने पहले समंदरी सफ़र पर निकलता है, जिसका नाम था RMS टाइटन। यह जहाज़ साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क अमेरिका जा रहा है, जिसमें बैठे हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर्स से लेकर इमिग्रेट्स जो अमेरिका जा रहे हैं अपने एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। उसी दिन अटलांटिक ओशन बिल्कुल पुरसुकून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज में 1500 से भी ज्यादा लोग सवार हो चुके थे और हजारों लोग टॉप पर खड़े होकर टाइटैनिक का पहला आगाज देखने के लिए बेताब थे। इस जहाज की कमान संभाले हैं 12 सालों का सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। आखिर न सिर्फ ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप है 269 मीटर्स लेंथ में 53 मीटर्स ऊंचाई में, बल्कि जो इसमें लग्जरी इस्तेमाल की गई है वो दिल को दहला देती है। उस जमाने में इस शिप को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन, जो इन्फ्लेशन को अकाउंट को लेकर चलोगे तो आज के $400 मिलियन के बराबर। और तो और जिस तरह के सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था टाइटैनिक को बनाने में, इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। एक ऐसी शिप है जो कभी डूब ही नहीं सकती। 107 शिप्स ऑपरेट करने वाली कंपनी डिवाइट स्टार लाइन, जिसने टाइटैनिक को बनाया था, उसका वाइस प्रेसिडेंट इस बात को लेकर इतना कॉन्फिडेंट थे कि उसने ओपनली पब्लिक के सामने आकर कहा था कि ये शिप कभी भी डूब नहीं सकती। लेकिन अपने पहले सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 दिन ही बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग दी जाती है। लेकिन कैप्टन स्मिथ ने इस वार्निंग को अनसुना करके यह कह दिया कि जहाज की स्पीड किसी भी कंडीशन में कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को कैप्टन को 7 और आइस वार्निंग्स दी जाती है, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू इन वार्निंग्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और जहाज की रफ्तार कम नहीं करते। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है, तापमान नीचे गिर जाता है। इस रात की खास बात यह है कि चांद बाहर नहीं निकला था और बिना मून लाइट के विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। जहाज के ऊपर एक क्रूज नेस्ट होता है, जिसी के ऊपर किसी को बैठाया जाता है ताकि जहाज के सामने क्या आ रहा है उस पर नजर रखते रहे, कहीं कोई ट्रैफिक या ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं आ रही जहाज के सामने। जो बंदा टाइटैनिक के इस जगह पर बैठा था, उसको बहुत ही बड़ी ठंड का सामना करना पड़ रहा था। बहुत ही तेज रफ्तारों से ठंडी हवाएं बह रही थी। ऊपर से रात का समय था और ठंडी हवाओं की वजह से आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, जिससे आगे देखना और भी मुश्किल हो जाता है। रात को 11:39 पर जो बंदा उस जगह पर बैठा था, वो उचरू देखता है अपने सामने एक आइसबर्ग। वो जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है और नीचे कॉल करता है कि जल्दी से जहाज को मोड़ो, हमारे सामने एक बड़ा सा आइसबर्ग आ गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत देर हो चुकी है। ठीक 1 मिनट बाद 11:40 पर टाइटैनिक का फ्रंट राइट हिस्सा आइसबर्ग से टकरा जाता है। ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। लेंथ में ये एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा और वजन में ये 1.5 मिलियन टन के बराबर था। इतने बड़े आइसबर्ग और टाइटैनिक के कोलिजन की वजह से शिप के निचले वाले हिस्से में होल्स पड़ गए और पानी प्रेशर से अंदर जाने लगा। पर इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस जहाज के अंदर सेफ्टी फीचर्स कमाल के थे। इस जहाज को 16 अलग अलग वाटर टाइप कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था, जिनमें से अगर 4 कंपार्टमेंट्स भी पानी से फिल हो जाते हैं तब जहाज तैरता रहेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टकराव इतना जोरदार था कि जहाज में बहुत ही लंबा होल हो गया था, जिसकी वजह से 4 में से 6 कंपार्टमेंट्स पानी से फिल हो गए थे, जिसका मतलब ये था कि अभी जहाज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। टकराव के कुछ ही सेकंड्स बाद कैप्टन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्चर तुरंत पहुंचे ये देखने के लिए कि शिप को कितना नुकसान पहुंचा है इस इम्पैक्ट की वजह से। देखा तो रियलाइज किया कि ये शिप तो डूब ही जाएगी। वो कम्प्लीटली शॉक हो गए इस चीज को देखकर। टकराव के ठीक 20 मिनट बाद तकरीबन रात को 12 बजे कैप्टन स्मिथ अपने क्रू को ऑर्डर देता है कि जल्दी से रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दो। बाकी क्रू मेंबर्स रॉकेट्स जलाते हैं हवा में ताकि का शिप करीब हो तो वो देख ले। इसी बीच कैप्टन ऑर्डर दे देता है कि अभी पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया जाए जहाज में मौजूद लाइफ बोट्स के जरिए। लेकिन यहाँ पे एक और मसला खड़ा हो जाता है। जी हाँ, जहाज में टोटल 1500 से ज्यादा लोग, तकरीबन 2000 के करीब लोग सवार हो चुके थे और लाइफ बोट्स थी टोटल 20। और हर कोई चाहता था कि मैं लाइफ बोट्स में चढ़ूं, जिसकी वजह से पैसेंजर्स में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था
لیکن کیپٹن اسمتھ نے آرڈر دیا کہ پہلے لائف بوٹس میں بچوں اور عورتوں کو بیٹھایا جائے گا، پہلے انہوں کو ایلیویٹ کیا جائے گا، پھر آپ نوجوانوں کو۔ جہاز میں بیٹھے پیسنجرز کی اگر بات کی جائے تو انہوں کو زیادہ تر ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تو یہ مانتے تھے کہ یہ تو شپ انسنکیبل شپ ہے، یہ تو شپ کبھی ڈوب ہی نہیں سکتی۔ اسی ریزن سے جب پہلی لائف بوٹ نیچے اتر گئی تھی تو اس میں 65 لوگوں کی کیپیسٹی تھی اور صرف 28 لوگ ان میں بٹھائے گئے تھے۔ لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ جب جہاز پانی کی طرف کھینچتا جا رہا تھا تب پیسنجرز کو ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ جہاز تو سچ میں ڈوب سکتا ہے۔ لیکن جہاز میں صرف 20 لائف بوٹس تھی اور کوتاہی کی وجہ سے صرف 710 لوگوں کو ہی ایویکیوٹ کیا گیا تھا، باقی کے 1500 لوگ جہاز میں ہی کھڑے رہے۔ رات کو 1 بجے تک پانی اتنا بڑھ چکا تھا جہاز میں کہ جہاز کا اگلا حصہ پانی میں ڈوبنے لگا اور جو پچھلا حصہ تھا وہ اوپر جانے لگا۔ جو پروپیلرز تھے وہ باہر آنے لگے اور جہاز میں بہت بڑا ٹینٹ پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے جو پیسنجرز جہاز میں تھے انہوں میں ہڑبڑی کا ماحول پیدا ہو گیا تھا اور ہر کوئی چاہتا تھا میں لائف بوٹس میں بیٹھوں۔ رات کو ٹھیک 2:20 پر جہاز 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے نیچے ڈوب جاتا ہے۔ 3 گھنٹے بھی نہیں لگے اس میں کبھی ڈوبنے والے جہاز کو ڈوبنے میں۔ جہاز میں جو 1500 لوگ تھے وہ تو یا جہاز کے ساتھ ڈوب گئے تھے یا جنہوں کو تیرنا آتا تھا وہ ہائپوتھرمیا کی وجہ سے مارے گئے۔ پانی کا ٹیمپریچر -2 ڈگری تک پہنچ گیا تھا اور اتنے ٹھنڈے پانی میں اگر کوئی کسی بھی سیفٹی کے بنا چھلانگ لگائے گا تو وہ یقیناً مرے گا۔ اور اسی طریقے سے اس رات 1500 لوگ مارے گئے اور صرف 705 لوگوں کو ہی ریسکیو کیا گیا تھا۔ جہاز کا کیپٹن مسٹر ایڈورڈ جان اسمتھ کہا جاتا ہے کہ وہ آخری لمحے تک جہاز کے ساتھ کھڑا رہا اور جہاز کے ساتھ ہی ڈوب گیا تھا۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس نے سوسائڈ کر دی تھی اپنے آپ پر گولی چلا کر۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کر دینا اور ملتے ہیں ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔